हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों हम लोग क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने 4th चैप्टर तक की डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग 5th चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि जनरली हम लोग जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें नींबू, इमली, नमक या शक्कर या फिर सिरके जैसे अनेक पदार्थों का हम यूज़ करते रहते हैं। क्या इन सब का स्वाद जो है वो एक समान होता है? तो अगर इनको चूँकि हम लोग दैनिक जीवन में यूज़ करते रहते हैं तो कभी ना कभी इन सब का टेस्ट भी करते रहते होंगे। तो जैसे भी जो भी हमने इनके स्वाद को चखा है उसको हम नीचे जो सारणी दी गई है उसके अनुसार हम उनका स्वाद बताएंगे। ठीक है, तो नीचे जो सारणी है इसमें 2 कॉलम है। एक में पदार्थ है, दूसरे में उसका स्वाद दिया गया है, खट्टा है, कड़वा है या फिर अन्य स्वाद है, कौन सा है। तो जैसे नींबू का रस है, नींबू का रस जो होता है वो खट्टा होता है, संतरे का खट्टा होता है, सिरका जो है ये भी खट्टा होता है, दही जो होती है वो खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, शक्कर मीठी होती है, नमक नमकीन होता है, आंवला खट्टा होता है, खाने का सोडा फीका होता है, अंगूर जो होते हैं ये भी खट्टे और मीठे दोनों होते हैं, कच्चा आम खट्टा होता है, खीरा जो होता है ये इसका बाहरी आवरण जो होता है वो कसैला होता है और अंदर से फीका भी हो सकता है और हल्का फुल्का मीठा भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे चेतावनी दी गई है। चेतावनी में किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने से आपको ऐसा करने के लिए आपको कहा ना जाए। इसी के अलावा किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करिए जब तक कि आपको इसके लिए ऐसा कहा ना जाए। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो हैं उनका स्वाद खट्टा, यहाँ पे जितने भी हमने सारणी में पदार्थ देखे उनमें हमने ये देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा था, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद चख सकता हूँ। तो पहेली ने से वही कहा कि तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी, हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुँचा सकते हैं। अब इस चैप्टर का जो मेन यहाँ पे टॉपिक है वो है अम्ल और क्षारक। तो इसे अच्छे से देखते हैं क्या है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग अम्ल और क्षारक है। देखिए, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जो है एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये जो लाइन है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये जो कि जितने भी खट्टा स्वाद जो आ रहा है वो एसिडिक है। ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इसी के साथ जैसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, वो कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि कि हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे है, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा होता है उसका स्वाद खट्टा नहीं है, तो जिसका यहाँ पे ये हो गया कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। इसका स्वाद जो है वो कैसा होता है? कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोग साबुन यूज़ करते हैं वो चिकना क्यों लगता है? तो जो है वो कि यहाँ पे बेकिंग सोडे की जो क्वालिटी बताई है कि साबुन की तरह चिकना लगता है अगर हम उसकी सॉल्यूशन को अपने उंगलियों के बीच में उसको अगर मलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इसे देखते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है या जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो साबुन जो हम लोग डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं, नहाने में, हाथ धुलने में, जिसमें भी, तो उसका जो है साबुन जैसा उसका जो नेचर है वो कैसा है? क्षारीय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि हम किसी पदार्थ को अगर चख नहीं सकते हैं तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करें कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसके लिए कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये जो विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं इन्हीं को ही हम सूचक कहते हैं। सूचकों को जब अम्लीय या फिर क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। मेनली सूचक का काम यही होता है। अगर ऐसे पदार्थ जिनको हम चख नहीं सकते हैं उनकी प्रकृति हमें जाननी है तो सूचक का यूज़ करेंगे, वो जो है रंग बदल देते हैं। तो हमें जो इनका एक एक्यूरेट रंग होता है जिसमें ये अपना जो है चेंज कर रहा है। जैसे कि लिटमस पेपर होता है वो 2 ही तरीके का होता है, नीला होता है और जो है लाल होता है। ठीक है, तो जो है नीला लाल में चेंज हो जा रहा है, लाल नीले में चेंज हो जा रहा है। तो यही जो है ये अम्ल और क्षार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जैसे हल्दी है, लिटमस पेपर है, गुड़हल है, ठीक है, उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं, गुलहड़ के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं, ये कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले
सूचक हैं। तो ये हो गया सूचक के बारे में जिनके द्वारा हम अम्ल और क्षार को पहचानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पूछा गया है, क्या आप जानते हैं, दो यहाँ पे जो है कॉलम्स हैं, सारणी दी गई है, एक में अम्ल का नाम है, दूसरे में ये किस में पाया जाता है, अम्ल जो है वो किस में पाया जा रहा है। तो पहला अम्ल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी की डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू कुल के जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, संतरा या नींबू, उनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ये आंवला और सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो होता है ये इमली, अंगूर या फिर कच्चे आम आदि में ये पाया जाता है। तो ऊपर बताया गया जितने भी अम्ल थे वो सब प्रकृति में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो है उनमें क्षार में भी देख लेते हैं। क्षारक के नाम में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसे चूने का पानी कहा जाता है, ये चूने के पानी में पाया जाता है। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये खिड़की की कांच आदि साफ करने के लिए जो मार्जक आता है जो, ठीक है, उसमें जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये साबुन में पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसमें ये पाया जाता है। तो ये हो गए कि कुछ जो है क्षारकों के नाम कि वो किन में पाए जा रहे थे, कुछ अम्ल थे जो किस में पाए जा रहे थे। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक हैं कि जिनके द्वारा हमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी हमें प्रकृति जाननी है कि वो अम्लीय या क्षारीय हैं, तो उनको जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा था प्राकृतिक सूचक में हल्दी, लिटमस और गुड़हल। ठीक है, तो इनका एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पाए जाते हैं। पहला है हमारा लिटमस, एक प्राकृतिक रंजक है। तो वो कैसे है, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। यहाँ पे लिटमस के बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों, जिसे शैक बोलते हैं, कि से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन जो होते हैं उनमें वो जो है कवक और शैवाल दोनों का जो है इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, दोनों ही सहजीविता प्रदर्शित करते हैं एक साथ, तो इस वजह से इसको शैक बोलते हैं। तो उससे ये बनाया जाता है। आसुत जल जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है उसमें इसका रंग जो है वो माव नील छोड़ की तरह इसका जो है रंग होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। तभी हमें ये पता है कि जो लिटमस पेपर होता है उसमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो ये जो लिटमस पेपर बनाया गया है वो लाल हो जाता है, जब क्षारीय में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की, मतलब दो तरीके से जो है यहाँ पे लिटमस जो है दो तरीके से यूज़ हो रहा है। एक तो विलयन के फॉर्म में भी यूज़ होता है, दूसरा कागज़ के रूप में भी यूज़ होता है, कागज़ की पट्टियों में उपलब्ध होता है जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो सामान्यतः जो लिटमस पेपर होता है वो लाल और नीले रंग का होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अम्ल है वो नीले रंग के जो लिटमस होता है उसको लाल रंग, मतलब लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है तो क्या वो लाल को भी चेंज कर देता है, तो वो लाल को चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसी के साथ ही जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है लेकिन नीले को वो चेंज परिवर्तित नहीं करता है। तो ये हो गया लिटमस पेपर के बारे में, नीचे यहाँ पे दिए भी गए हैं। अब क्रियाकलाप के द्वारा भी इनका यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए पहला है, प्लास्टिक के किसी प्याले या कटोरी या परखनली में नींबू का रस लेकर के इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं। फिर ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पेपर पर रखें। ठीक है, तो जब लाल लिटमस पेपर पर इसे रखेंगे तो क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराएंगे और उसके बाद उनका रंग परिवर्तन हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमने इस क्रियाकलाप में क्या किया कि नींबू का रस लिया, तो हमें ये पता है कि नींबू के रस जो होता है वो एसिडिक होता है। नींबू का रस जो होता है वो एसिडिक होता है, और हमने अभी यहीं पे डिस्कस किया था कि जो एसिड यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लिया था पहला, सबसे पहले हमने क्या लिया था कि लाल लिटमस पर जो हमने डाला जो है अम्ल की वो नींबू के रस की बूंद, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम नीले लिटमस पर डालेंगे तो वो क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो इसमें यही चीज़ है।
ठीक है। इसके अलावा इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ भी दोहराइए, जैसे कि नलके का पानी, नल का पानी, या फिर अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ कार्बोनेटेड वाटर जो होते हैं, ठीक है, औषधि में यूज़ किए जाते हैं। फिर साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम या फिर धावन सोडे का विलयन और चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाएं। मतलब कि यहाँ पे जितने भी विलयन हमें प्राप्त हुए हैं तो कोशिश ये करें कि ये जो पूरा जो सोल्यूशन बन रहा है उसको आसुत जल में, डिस्टिल वाटर जो है उसमें बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो तब हमें इसका जो भी चेंज कलर में मिलेगा वो एक्यूरेट चेंज मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा डालें और उसमें मात्रा पानी में घोलिए। ठीक है, किसी बॉटल में डाल करके चूने की कुछ मात्रा और उसमें पानी डाल करके उसको घोल दें। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। जो ऊपर का जो पानी जो अलग किया गया, निथारा गया है, वही क्या है, चूने का पानी हो जाएगा। अब यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे जो सारणी दी गई है इसमें क्या करना है, परीक्षण करना है विलयन का। ठीक है, परीक्षण करना है। लाल लिटमस पेपर पर हमें इसका प्रभाव देखना है, नीले पर प्रभाव देखना है, उसके बाद उसका निष्कर्ष देखना, निकालना है क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नीचे दिए गए थे कई सारे यहाँ पे पदार्थ दिए थे, इसमें से कुछ को ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिया साबुन का विलयन। साबुन का विलयन अगर लेंगे तो हम ये देखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, साबुन का विलयन लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और हमने ये चेक किया कि साबुन का जो विलयन है वो हमें ये पता है कि जब लाल लिटमस पेपर पर हमने इसको डाला तो वो नीला हो गया। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को उसने क्या कर दिया, नीला कर दिया, लेकिन जो नीला था उसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो निष्कर्ष यहाँ पे यही निकला कि जो साबुन का जो विलयन है वो कैसा है, क्षारीय है। इसी तरीके से जैसे कि हमने नींबू का रस लिया, या फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सिरका ले लिया। ठीक है, सिरके को, सिरका चूँकि एसिडिक होता है, उसका हमने क्या किया, उसको जो हमने लाल लिटमस पेपर पे डाला तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, नीले पर जब डाला तो वो क्या हो गया, लाल हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि जो सिरका है वो कैसा है, उसका जो है उसकी प्रकृति अम्लीय है। तो यहाँ पे है कि क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन भी हैं जिनका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन पदार्थों के नाम बताइए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। तो ये जो उदासीन विलयन है इनको भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे विलयन है जो कि लाल और नीले लिटमस पेपर जो होते हैं उनको चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही ये क्षारीय होते हैं। आगे हम देखते हैं इन्हीं प्राकृतिक सूचकों के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हल्दी एवं अन्य प्राकृतिक सूचक। तो हमने 3 प्राकृतिक सूचक देखे थे, एक हल्दी देखा था, लिटमस पेपर देखा था, और गुलहड़ के जो फूल की पत्तियां होती हैं उन्हें देखा था। तो पहला जो हमारा प्राकृतिक सूचक है हल्दी, उसका यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्रियाकलाप में देखते हैं कैसे हम इसका सूचक के रूप में प्रयोग करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, इसमें थोड़ा जल मिला करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब क्या करना है, स्याही सोखता यानी कुछ ऐसा जो है फिल्टर पेपर ले लेंगे, या स्याही सोखता जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसे लेंगे। उसमें हल्दी का पेस्ट लगा करके हल्दी पत्र बनाएंगे। हल्दी का उसमें पेस्ट लगा करके उसे सुखा लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हल्दी पत्र बन जाएगा। और फिर हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे जैसे लिटमस पेपर की होती हैं। इसके साथ ही हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालेंगे। तो जब साबुन का हमने विलयन डाला तो हमने क्या देखा, तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे जो विलयन दिए गए हैं उनका परीक्षण हमें करना है, और उन्हीं सभी जितने भी विलयन हैं उन पदार्थों के विलयनों का परीक्षण करके हमें नीचे सारणी में लिखना है। तो ये यहाँ पे जो अभी एक क्वेश्चन था साबुन वाला वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये सारणी है, इसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं। एक परीक्षण विलयन है, दूसरा हल्दी का विलयन पर क्या प्रभाव है, और तीसरा टिप्पणी, यानी कि हमारे पास जो भी पदार्थ होगा उसका हमें उसका सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, और सोल्यूशन के बाद उसमें फिर हम देखेंगे कि उन सोल्यूशंस का हल्दी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके बाद उसकी टिप्पणी करेंगे। तो पहला है हमारे पास नींबू का रस। नींबू का रस जो कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो नींबू का रस जो कि अम्लीय होता है उसका हल्दी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हल्दी सूचक के प्रभाव को जानने से पहले एक चीज़ हम जान लें, क्योंकि हल्दी एक सूचक की तरह, एक रंजक की तरह ये यूज़ हो रहा है। तो हल्दी की जो रंग पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हल्दी का जो रंग है उस पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये क्षार जो है, क्षार यानी बेस जब हल्दी पर पड़ता है तो उसका जो हल्दी का पीला रंग होता है उसे भूरा या फिर लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एसिड का अगर टेस्ट हम हल्दी के द्वारा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा हल्दी के विलयन में। ठीक है, लेकिन अगर बेस का करेंगे तो उसका या तो वो भूरा हो जाएगा या फिर
लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नींबू, नींबू हमें पता है कि कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, तो हल्दी के विलयन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टिप्पणी यही हो जाएगी कि इसका जो है सोल्यूशन कैसा हो गया, उसकी प्रकृति एसिडिक हो गई। संतरे का रस, संतरे का रस भी जो है एसिडिक होता है। ठीक है, तो इस पर भी इसका भी जो है अगर हल्दी में डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे सिरका है, सिरका भी जो है इसका टेस्ट भी खट्टा होता है और ये इसका सोल्यूशन भी एसिडिक होता है। ये एसिड है तो जाहिर सी बात है हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी प्रकृति एसिडिक हो जाएगी। दूधिया मैग्नीशियम जो होता है, दूधिया मैग्नीशियम का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो बेसिक है तो जाहिर सी बात है तो हल्दी के सोल्यूशन में या तो उसके सोल्यूशन को, उसके रंग को या तो ये भूरा कर देगा या फिर लाल कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाल कर लिख सकते हैं। तो दूधिया मैग्नीशियम लाल कर देगा, तो ये नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया। इसके साथ ही खाने का सोडा जो होता है इसका भी नेचर बेसिक होता है, ये भी हल्दी के रंग को लाल कर देगा। ठीक है, और जो है इसका नेचर भी कैसा हो जाएगा, बेसिक। चूने का पानी जो होता है, चूने का पानी जो होता है वो भी बेसिक होता है। ठीक है, ये भी बेसिक होता है, ये भी क्षारीय होता है, ये भी लाल कर देगा, लाल रंग कर देगा हल्दी के जो पीले रंग को, और ये इसका नेचर यहाँ पे लिख दिया जाएगा टिप्पणी में। शक्कर जो होती है, शक्कर जो होती है ये एसिडिक होती है। शक्कर का जो है नेचर होता है वो एसिडिक होता है, तो इसका हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नमक जो होता है, ये चूंकि नमक सॉल्ट है, अगर नमक का हम कॉम्पोजिशन देखें तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है। ठीक है, तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों मिल करके फिर नमक का जो सॉल्ट जो है वो बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों ही स्ट्रांग है, वो आपस में मिल रहे हैं, और वो जो सॉल्ट बन रहा होगा वो सॉल्ट उदासीन बनेगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी जान लें कि जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर के बने होते हैं। तो अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर के बने हुए हैं तो उनका अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उनका सॉल्यूशन जो है अम्लीय होगा, क्योंकि वहाँ पे जो अम्लीयता है वो ज़्यादा है, स्ट्रांग है। ठीक है, और यही अगर प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होगा तो वो सॉल्यूशन उनका जो होगा वो जो है क्षारीय होगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रांग है वो क्षार है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, हल्दी का प्रभाव हम लोग ने देख लिया। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का भी है कि अगर हम अपने माता जी को जन्मदिन पर कुछ उपहार या बधाई पत्र वगैरह देना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाएंगे, उसे सुखा लेंगे, हल्दी पत्र बन गया। ठीक, उसके बाद रुई के फाहे वाली जो मतलब कि कोई भी तीली है उसके ऊपर रुई का छोटा सा एक फाहा टाइप का कुछ बना लिया, उसको हमने क्या किया, चूने के पानी में डुबो करके फिर वो जो हमने एक कार्ड बनाया था जिसमें हल्दी को लगा करके सुखा दिया गया था, उसमें हम खूबसूरत फूल बना सकते हैं। आपको इस सुंदर बधाई पत्र फिर मतलब बना करके एक जो है खूबसूरत सा जो है एक बधाई पत्र मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जैसे यहाँ पे देखिए बूझो बहुत अच्छी बात कह रहा है कि अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज़ पर पड़ा जो हल्दी का दाग था वो साबुन के धोने पर क्यों जो है वो लाल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साबुन का जो विलयन जो होता है वो कैसा होता है, क्षारकीय होता है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि जो हल्दी का सॉल्यूशन होता है वो एक सूचक की तरह वर्क करता है, लेकिन उस पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर क्षार पड़ जाए तो क्षार या तो हल्दी के पीला जो रंग होता है उसको या तो भूरा कर देगा या फिर उसे लाल कर देगा। ये क्षार का प्रभाव उस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है अगला सूचक वो है गुड़हल के पुष्प। क्रियाकलाप के द्वारा इसे भी देख लेते हैं। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कर लेते हैं, उसके बाद उसे बीकर में रख दीजिए। इसे थोड़ा सा गर्म जल, इसमें क्या मिलाना है, हमें गर्म जल मिलाना है। मिश्रण को कुछ समय तक के रखिए जब तक कि जल जो है वो रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग करेंगे। तो यानी कि हमें गुड़हल जो है उसकी पत्तियों का जो रंग प्राप्त हुआ वो कैसे, गर्म पानी हमने थोड़ी देर के गर्म पानी डाल करके थोड़ी देर के लिए हमने उसकी पत्तियों को रख दिया, तो हमें जो पानी जो डाला था उसका रंग जब परिवर्तित हो गया यानी रंगीन हो गया तो वही सॉल्यूशन क्या हो गया, वो गुड़हल का हो गया। उसे अब हम सूचक के रूप में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सारणी में कुछ पदार्थ दिए गए हैं उनको भी हम गुड़हल में कि उस गुड़हल जो है वो सूचक के रूप में कैसे उन पदार्थों को चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके द्वारा देखते हैं। यहाँ पे भी 3 जो है कॉलम बनाए गए हैं। पहला है परीक्षण विलयन, जो भी हम परीक्षण करेंगे जिस भी विलयन का, उसका पहले कैसा रंग था और बाद में अंत में उसका कैसा रंग हो गया। तो देखिए जैसे है सबसे पहला हमारा है शैम्पू। शैम्पू जो होता है वो उसका तनु विलयन लें।
गुड़हल के पुष्प का जो हमने अभी सॉल्यूशन बनाया था सूचक के रूप में जो यूज़ कर रहे थे, इसका यूज़ करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम जान लें सूचक के बारे में कि जो गुड़हल के पुष्प का जो सूचक होता है वो अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है और जो क्षारीय विलयन जो होते हैं उनको हरा कर देता है। तो ये जो लाइन है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आगे जो हमारी सारणी है उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग जो यहाँ पे दिया गया है सारणी में उसे करके देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला जो है वो है सॉल्यूशन शैम्पू का। शैम्पू का हम तनु विलयन लेंगे और हम ये जानते हैं कि जो शैम्पू है, ठीक है, वो शैम्पू का सॉल्यूशन कैसा होता है। शैम्पू का जो सॉल्यूशन होता है वो क्षारकीय होता है। और हमने अभी ये जो है देखा था कि जो गुड़हल का जो है मतलब सूचक जो बनाया गया है वो क्षार में हरा रंग दे रहा है। तो शैम्पू में वो कैसा रंग देगा, शुरू में तो शैम्पू का जैसा भी रंग होगा सफ़ेद होगा या जैसे भी होगा, मोस्टली तो सफ़ेद ही होता है। ठीक है, तो वो होगा, अंत में उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नींबू का रस। हमने ये पढ़ा है कि जो गुड़हल होता है वो क्षार में हरा रंग देता है और जो अम्ल होता है उसमें गहरा गुलाबी देता है। नींबू का रस अम्ल होता है। ठीक है, नींबू का रस शुरू में जैसा भी ट्रांसपेरेंट जैसा भी होगा, अंत में उसका रंग जब उसमें ये मतलब कि इसको जो है गुड़हल का सूचक के रूप में इसमें मिला दिया जाएगा या गुड़हल में मिलाया जाएगा तो वो उसका रंग कैसा, गहरा गुलाबी देगा। इसके बाद आता है सोडा जल। सोडा जल हम ये जानते हैं कि ये क्षारीय होता है इसका नेचर। तो क्षारीय अगर नेचर होता है तो शुरू में जैसा भी इसका रंग होगा अंत में जाकर के इसका हरा रंग हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो विलयन होता है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये भी इसका जो नेचर जो होता है वो क्षारीय होता है। रीज़न ये है सोडियम बाइकार्बोनेट एक सॉल्ट है। ठीक है, और ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना है। अभी हमने जैसे बताया था कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर के जो सॉल्ट बनते हैं उनका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि उसमें जो क्षार होता है वो स्ट्रांग होता है। तो इसका जो विलयन होगा वो भी क्षारीय होगा। क्षारीय में हमें पता है रंग कैसा मिलेगा, हरा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सिरका। सिरके में एसिडिक होता है इसका नेचर। इसका एसिडिक है तो इसका जो रंग होगा वो गुलाबी होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे है शक्कर का विलयन। शक्कर का विलयन अभी हमने देखा था उसका नेचर एसिडिक होता है तो इसमें भी गुलाबी हो जाएगा। नमक का जो सोल्यूशन होता है वो उदासीन होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रीज़न हमने पहले भी बताया है, क्योंकि नमक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना होता है। इन दोनों का जब लवण बनता है तो दोनों उदासीन हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। इनका कोई भी इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी जो है सूचक में इसमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा कि जो है अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये चीज़ हो गई। अब सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन जो विलयनों पर जो प्रभाव पड़ रहा था वो क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, अभी हमने जैसे बताया कि अम्लीय विलयन जो है उनको ये गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा कलर दे देता है और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ, अगर हमें पदार्थ का नेचर पता है तो हम ये बता सकेंगे कि गुड़हल का जो सूचक के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो कैसा कलर देगा। इसके बाद ही है, तो जैसे यहाँ पे है बूझो, एक उनके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि जब मैं शुष्क यानी सूखा लिटमस पेपर पर खाने के सोडे को ठोस कर रखता हूँ, मतलब कि जो सूखा लिटमस पेपर था उसमें जब खाने का सोडा था उसको उसका जो है ठोस कण उस पर रखा, ठोस कण जब रखा तो उसको परिणाम जो उसको मिलने चाहिए थे वो उसको नहीं मिले। तो उनको पहली एक सुझाव क्या कर रही है, अगर उसको सूखा जब उसने जो है रखा उसका कण, ठीक है, सोडे का, तो उसको जो परिणाम नहीं मिले तो क्यों ना उसको सोल्यूशन बना करके उसका विलयन बना करके इसमें रखो, तो शायद उसका परीक्षण करने पर उसको सही तरीके का परिणाम मिल जाएगा। जो हमने गुड़हल का जो हमने सूचक तैयार किया था उसका कैसा टेस्ट आ रहा था, यहाँ 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। ठीक है, ये वाला अम्ल है, ये क्षार है और ये सूचक है, यानी सूचक का सॉल्यूशन ऐसा आ रहा होगा, अम्ल ऐसा बना है और क्षार ऐसा बना है। कहने का मतलब है कि जब हम गुड़हल का टेस्ट कर रहे थे, गुड़हल के सूचक का, तो हमने यही देखा था कि जब गुड़हल का सूचक किसी क्षार के साथ जब मिल रहा था तो हरा रंग दे रहा था, जब किसी अम्ल के साथ मिल रहा था तो मेजेंटा कलर यानी कि डार्क गुलाबी कलर दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे है कि आप इन प्राकृतिक सूचकों को बना करके उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास एक बार कर सकते हैं। पहली आपके लिए कुछ निम्नलिखित समस्या लेकर के आई। तो समस्या इनकी क्या है, जैसे कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है या क्षार है। कॉफ़ी का रंग जो है वो कैसा है, भूरा है और स्वाद कड़वा है। तो हमने भी ये पढ़ा था कि जो क्षार होती हैं उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और रंग भूरा हो रहा है यानी कि हल्दी पर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे तो रंग जो है भूरा आ रहा था, तो मे भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्षार हो सकता है। तो आगे वो क्या कह रही है, प्रश्न बड़ा ही दुश्वार
और प्रश्न बड़ा ही दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। ये एक पहेली ने एक पहेली ही बूझी है, इनकी एक समस्या है। और इसको बगैर परीक्षण के हम जान ही नहीं सकते हैं कि इसमें क्या, आखिर क्या उसमें अम्ल है या क्या उसमें क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिए क्रियाकलाप दिया गया है। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला या आसपास के किसी भी विद्यालय से निम्नलिखित रसायन के तनु विलयन, यहाँ पे जितने भी रसायन दिए गए हैं उनके डाइल्यूट सॉल्यूशन लेकर के आए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसी के ही अलावा ठीक है कुछ और भी हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, कुछ हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे, जैसे अम्ल में हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम प्रभाव देख लेते हैं लिटमस पेपर, हल्दी पे भी और गुड़हल पे भी। चूँकि ये कैसा है, ये एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, तो एसिडिक का जो लिटमस पेपर पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये लिटमस का हो गया। हल्दी पर क्या करता है, हल्दी पर हमें पता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, एसिड का हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। गुड़हल के पुष्प में जब एसिड होता है तो क्या, कैसा रंग देगा, गहरा गुलाबी देगा, गहरा गुलाबी रंग देगा। इसी के अलावा हमने कुछ और भी सॉल्यूशन ले लिए हैं, जैसे कि हमने लिया है HNO3, नहीं COH ले लेते हैं, यानी चूने का पानी ले लेते हैं। चूने का पानी हमें पता है कि इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। अगर बेसिक नेचर है तो क्या करेगा, लिटमस पेपर जो है उसको, लाल लिटमस को ये नीला कर देगा। ठीक, और बेसिक जो होता है वो हल्दी पर प्रभाव डालता है, हल्दी में ये हल्दी का जो पीला रंग होगा उसको भूरा या फिर उसको लाल कर देगा। ठीक है, और इसी के साथ ही गुड़हल में जो है बेस का जो रंग आता है वो हरा रंग आता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके अलावा जैसे HNO3 लेते हैं, HNO3 भी एसिड है, उसका भी सेम यही होगा कि लिटमस को नीले को लाल कर देगा और हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं जो है देगा। ठीक है, और इसी के साथ ही जो है उसका जो गुड़हल से होगा वो गुलाबी रंग देगा। और लास्ट में हम लेंगे यहाँ पे NaCl। NaCl जो है हमें पता है कि ये जो है सॉल्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ है। इसका जो नेचर होगा वो उदासीन होगा, तो ये ना तो जो है लिटमस पेपर पर कोई जो है इफेक्ट देगा, ना हल्दी पर, हल्दी के जो है पत्र पर, और ना ही गुड़हल के पत्र पर, क्योंकि इसमें ना तो जो है उभर करके एसिड आएगा, एसिड का नेचर ना ही उभर कर, हालांकि इसमें एसिड बेस दोनों ही हैं, लेकिन ना तो एसिड का जो है इफेक्ट उभर करके आएगा, ना ही बेस का आएगा। तो जब इन दोनों का इफेक्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर उसमें कोई चेंज भी नहीं होगा। यहाँ पे चेतावनी देखिए, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। प्रयोगशाला में जो अम्ल और क्षार रखे गए हैं उनके रखने और उनके यूज़ में बहुत ही ज़्यादा सावधानी करनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, मतलब ऐसे कि जो त्वचा में जलन उत्पन्न कर सकते हैं और उसे हानि पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब हम ये भी देखें कि किसी अम्ल को किसी क्षार में अगर मिलाया जाए तो क्या होता है। तो हम उन सूचकों का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका अपने आपने अभी तक उपयोग, मतलब अभी तक हमने प्राकृतिक सूचक का यूज़ किया था 3। ठीक है, अब हम ऐसे सूचक का यूज़ करने जा रहे हैं जिसका अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, वो है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन का कैसे यूज़ करेंगे, इसका क्रियाकलाप के द्वारा यूज़ करते हैं। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित, मतलब शिक्षक जैसा जैसा निर्देश देते जाएंगे वैसा हमको करते जाना है। हमें क्या करना है, किसी परख नली के 1/4 भाग को, एक कोई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसका 1/4 भाग में हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेना है, उससे भर लेना है। इसका रंग नोट करना है कि उस समय उसका रंग कैसा है। उसके बाद फिनोफ्थलीन विलयन के रंग को भी हम नोट कर लेंगे। फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो है उसको एक जो है टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 या जितना भी हम एसिड ले रहे थे, डाइल्यूट एसिड HCl, उसको हम ले लेंगे और उसके बाद उसका फिनोफ्थलीन का जो सॉल्यूशन है उसका भी कलर हम देख लेंगे। उसके बाद उसकी कुछ बूंदें हम यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परख नली को धीरे धीरे हिलाएंगे। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, यानी कहने का मतलब यह है हमने अम्ल डाला और सूचक डाला, अम्ल और सूचक को जो हमने डाला उसको धीरे धीरे हिलाया, तो क्या कोई चेंज मिल रहा है। तो देखिए अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालने पर परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। इसके बाद क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन है, मतलब कहने का है कि
अम्लीय विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद मिलाई, ठीक है, अभी तक की क्या हो रहा था कि अम्ल और सूचक को जब मिलाया था तो क्या हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन वो जैसा था वैसे ही उसका कलर बना रहा। लेकिन वही अम्लीय विलयन जो था जिसमें अभी सूचक की 2-3 बूंदें पड़ी हुई थी, उसमें जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमने बेस डाला, जब हमने बेस उसमें डाला, क्षार डाली, तो उसकी कुछ बूंदें जब हमने डाली तब क्या हुआ, तो उसकी जैसे ही हमने कुछ बूंदें डाली तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना जब जारी किया तो उसको धीरे धीरे जब हिलाया तो उसका रंग गुलाबी रंग आया। मतलब कहने का है कि हम उसको तब तक ही हिलाते रहेंगे जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि एक बात तो यहाँ पे क्लियर हुई कि जब सूचक फिनोल्फ्थालीन सूचक और अम्ल को जब मिलाया था तो अम्ल का जो रंग था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन उसी में ही जब बेस को मिलाया यानी क्षार को जब मिलाया, उसकी कुछ बूंदें डाली तो उसका रंग जो है वो गुलाबी कलर का हो गया। अब देखिए, अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिला है। अब जैसे यहाँ पे है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम कुछ बूंद मिलाएं तो हम क्या देखेंगे, क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाएगा या फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम मिला रहे हैं यानी कि बेस को एक बार फिर से हम मिला रहे हैं तब क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो देखिए कि जब हाइड्रोक्लोरिक बेस की जब हमने जो है उसकी जब बूंद मिलाई तो क्या हुआ, तो क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है, विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यानी कि हम एसिड मिलाएंगे और फिर से वैसे ही हो जाएगा, पहले जैसा कलर जो था रंगहीन हो जाएगा। फिर अगर हम जो है इसमें पुनः बेस का जो है सोल्यूशन मिलाएंगे वो फिर से गुलाबी हो जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फ्थालीन गुलाबी रंग देता है, यानी विलयन जो है वो जब क्षारीय होगा तो फिनोल्फ्थालीन गुलाबी रंग देगा। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वो रंगहीन रहता है। तो जब यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन जो रंजक जो था इसका भी हमने टेस्ट कर लिया कि वो किस में कौन सा कलर दे रहा था। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, दोनों विलयन एक दूसरे के जो प्रभाव है उसको उदासीन कर देंगे, यानी कि अब कोई कलर नहीं आएगा। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय रहती है। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो अम्ल तथा क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना जो विलयन है वो ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का जो ताप है वो जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यहाँ पे ये हुई कि जो फिनोल्फ्थालीन जो सूचक जो था उसका नेचर कैसा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि जब हमने टेस्ट ट्यूब में अम्ल लिया था, ठीक है, और हमने ये जो प्रक्रिया हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो उदासीनीकरण की पढ़ रहे हैं, तो हमने जो टेस्ट ट्यूब में जो अम्ल लिया था, एसिड लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें जब हम फिनोल्फ्थालीन मिला रहे थे तो क्या हो रहा था कि फिनोल्फ्थालीन के मिलने पर वो रंग जो है उसका जो भी रंग पहले हुआ होगा वो एकदम या तो वही रंग रहा होगा या फिर एकदम ही ट्रांसपेरेंट, मतलब कि एकदम कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने उसमें कुछ सॉल्यूशन बेस का जैसे ही डाला वो उसका तुरंत कलर कैसा आ गया, जो है उसका गुलाबी रंग आ गया। तो यहाँ पे क्लियर बात यहीं पे हुई, उदासीनीकरण की प्रक्रिया ये कहती है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ मिलता है तो लवण बनाता है। कहने का मतलब ये है कि फिनोल्फ्थालीन सोल्यूशन जो था वो क्या था, वो जो है क्षारीय सॉल्यूशन था, ठीक है, और वो अम्ल के साथ जब प्रबल अम्ल के साथ फिनोल्फ्थालीन का क्षारीय सॉल्यूशन मिलाया गया तो वो दोनों एक दूसरे के अम्ल और क्षार के साथ टकरा करके बराबर का सॉल्यूशन यानी कि लेवल उनका बराबर था तो वो उदासीन हो गया, ठीक है, उनका नेचर उदासीन हो गया और फिर उसके बाद वो कलर उसमें कोई किसी भी तरीके का कोई कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसी समय जब हमने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो ये हुआ कि भाई जो बेस जो था उसका लेवल बढ़ गया, तो वो जब बढ़ा तो यहाँ पे उसने जो है एसिड के साथ उसके फिनोल्फ्थालीन के साथ उसने कलर दे दिया कि फिनोल्फ्थालीन जो है वो बेस के साथ कैसा कलर दे रहा है, गुलाबी कलर दे रहा है, ठीक है। तो उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो मेनली यही है कि उसमें क्या होता है कि ये अम्ल और क्षार वो जो सॉल्यूशन उदासीनीकरण के बाद जो बनता है उसमें ना तो अम्लीयता का नेचर होता है ना ही क्षारीयता का नेचर होता है, और ऐसी प्रक्रिया में हमेशा लवण बनता है और ऊष्मा निकलती है, ठीक है।
तो ये जो इसका जो मिश्रण होता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है उसमें नया पदार्थ निर्मित जो होता है वो लवण कहलाता है। और लवण अम्लीय और क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। कह सकते हैं कि लवण में अम्ल और क्षार दोनों ही होते हैं या फिर उदासीन प्रकृति का होता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसे किसी अम्ल अथवा किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम को अगर उदासीनीकरण की डेफिनेशन अगर दी जाए तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी कि इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। मतलब लवण और जल, मतलब ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है इसमें ऊष्मा तो निकलेगी ही, साथ ही साथ लवण और जल जो है वो भी निकलेंगे। नीचे देख लेते हैं, ये इसका जो है इसकी रिएक्शन दिखाई गई है। अम्ल और क्षार ये दोनों मिलकर के रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, लवण बनेगा और जो है जल निकलेगा और साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलेगी। इस अभिक्रिया को उनके जो एलिमेंट है उनके साथ देख लेते हैं। हमने अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और जो क्षार है उसमें NaOH लिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। दोनों में रिएक्शन हुई तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना और जल निकला H2O और ऊष्मा निकल गई। बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण जो है वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाएगा या ठंडा। हमने यह देखा था कि इस अभिक्रिया में क्या निकल रही थी, ऊष्मा निकल रही थी। तो जब ऊष्मा निकल रही है तो प्रक्रम जाहिर सी बात है गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से तो यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब आगे ऊपर जो है एक स्टेटमेंट था कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसका क्या रीज़न होता है। तो क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के जो क्षतिकारक जो इसके प्रभाव हैं उनको देखा है? तो यहाँ पे एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, क्षतिकारक प्रभावों के बारे में सुना है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वो वर्षा कैसी कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आता है? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं वो वायु में प्रदूषकों के रूप में होती हैं। और हम जानते हैं कि जो वायु है उसमें उसका एक कुछ भाग जो होता है वो जो है जलवाष्प भी होती है। तो ये जो वर्षा के जल में वर्षा का जो जल होता है उसके साथ ये सारी जितनी भी गैसें, हानिकारक गैसें हैं, ये इसके साथ मिल करके, इसके साथ घुल करके, ठीक है, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड ये सारे अम्ल बना लेती हैं। और अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को इसी प्रकार नुकसान पहुंचाती हैं, क्षति पहुंचाती हैं। तो ये हो गया, उदासीनीकरण की प्रक्रिया भी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि उदासीनीकरण का जो मेन फायदा है वो हमें दैनिक जीवन में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है अपाचन। अपाचन में क्या होता है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे आमाशय में पाया जाता है। ये हम लोग ने अध्याय 2 में भी पढ़ा था। ठीक है, कि भोजन के पाचन में ये हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में ये जो अम्ल है इसकी आवश्यकता से अधिक जब मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होता है, तब अपाचन या एसिडिटी की कंडीशन हो जाती है। कभी कभी ये जो अपाचन काफ़ी कष्टदायक भी होता है, इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूधिया मैग्नीशियम होता है ये जो है प्रति अम्ल की तरह काम करता है, क्योंकि इसका जो लेवल होता है ये बेसिक होता है, क्षार होता है, इसका इतना लेवल होता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लगभग बराबर होता है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है दूधिया मैग्नीशियम में। ठीक है, यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीनीकरण कर देता है। उदासीनीकरण में हमने यही पढ़ा था कि जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके क्या बना लेते हैं, एक लवण बना लेते हैं। और उसके बाद जो है जिसकी भी मात्रा अधिक होगी, एसिडिटी बढ़ रही थी तो एसिड की मात्रा अधिक थी, तो जब हमने में जो है बेसिक ले लिया यानी सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो हमने कुछ मात्रा ली तो दोनों हुई, उदासीनीकरण हो गया। यानी कि अब उसमें ना तो अम्ल का प्रभाव आएगा ना ही क्षार का प्रभाव आएगा। इसके साथ है नेक्स्ट है चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्ल डाल देती है, अम्ल का स्राव कर देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का, और हम जानते हैं कि चींटी का जो डंक है उसमें कौन सा जो है इसमें अम्ल निकलता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये भी हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, इसके साथ ही तो अगर चींटी काट लेती है तो हमें क्या करना चाहिए, उस जगह हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका, या फिर कैलामाइन लोशन जो होता है उसे मल करके हम उसे उदासीन कर सकते हैं, जिसमें ये जो कैलामाइन लोशन जो होता है उसमें जिंक कार्बोनेट होता है।
ठीक है, ये क्या करता है कि एसिड का जो लेवल होता है उसको उदासीन कर देता है। इसके बाद है मृदा का उपचार। मृदा के उपचार में क्या है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग अगर किया जाएगा तो वो मृदा हमारी क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाए या फिर अत्यधिक क्षारीय हो जाए तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ जो चूना होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ये क्षारकों से अपचारित उन्हें किया जाता है। यानी कि जब मृदा एकदम अम्लीय हो जाती है तो ये जो कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जैसे जो क्षारक होते हैं उनका यूज़ करके उसे जो है उसको उदासीन किया जाता है, उसे उसका जो है उसे अपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव खाद्य पदार्थ मिलाए जाते हैं और ये जो जैव पदार्थ होते हैं जिनमें कंपोस्ट खाद होती है वो मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, मृदा में जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने ये देखा था कि जब मृदा अम्लीय हो जा रही है तो हम उसमें क्या मिला रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक को मिला करके तो हम उसको अपचारित कर दे रहे थे, उसकी अम्लीयता को एकदम खत्म कर दे रहे थे। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि मृदा अगर क्षारकीय हो जाए, मृदा में क्षार का लेवल बढ़ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसमें जैव पदार्थ मिलाएंगे। जैसे हमने कंपोस्ट खाद जो बनाई थी, तो कंपोस्ट खाद जो है वो मृदा में जब हम उसको मिला देंगे तो वो अम्ल निर्मुक्त होती है, उसमें कुछ एसिडिटी पाई जाती है, तो वो जो है क्षारक की प्रकृति को उदासीन कर देगी। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आता है कारखानों का अपशिष्ट। चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट या कचरे जो होते हैं उनमें अम्लीय पदार्थ मिश्रित होता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, अम्लीय पदार्थ होता है। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे अगर जलाशय या नदियों में बहा दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए, तो मछली और अन्य जलीय जीव क्या होंगे, अम्ल से नष्ट हो जाएंगे। अतः कारखाने के जो अपशिष्ट है उनको जलाशय या नदी में विसर्जित करने से पहले ही उनका उदासीनीकरण कर दिया जाता है, उनके जो है अम्लीयता को खत्म कर दिया जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी की थी, आगे वो क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास में भी देख लेते हैं। पहला हमारा है अम्लों और क्षारकों के बीच में अंतर क्या है। अम्ल और क्षार के बीच में हमने यही देखा था। सबसे पहला तो यही है कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टा उनका टेस्ट होता है और जो क्षार होते हैं उनका कड़वा टेस्ट होता है। दूसरा जो अम्ल होता है वो उनका जब हमने सूचक के साथ जो है देखा था, तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर जो होता है उसको लाल कर देता है और जो क्षार होती है वो लाल लिटमस को नीला कर देती है। ये जो अम्ल होता है ये जो हमने ये भी बताया था कि लाल लिटमस को ये कोई चेंज नहीं करता है, और उसी तरीके से क्षार जो होती है वो नीले लिटमस में कोई चेंज नहीं करती है। अम्ल हल्दी का जो रंग होता है उनको नहीं बदलते हैं, और जो क्षार होते हैं वो हल्दी के रंग को या तो भूरा या फिर लाल कर देते हैं। तो ये कुछ अंतर हो गया। इसके बाद है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे कि खिड़की साफ करने में जो उपमार्जक वगैरह यूज होता है उनमें अमोनिया पाया जाता है। तो ये जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, अमोनिया जो होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर जो होता है उसको नीला कर देता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो जो अमोनिया है वो लाल लिटमस को जो कैसे कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है, तो जाहिर है इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति जो है वो क्षारक होगी, क्योंकि क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। तो हमने ये भी देखा था कि जो सबसे सामान्य जो सूचक है वो लिटमस है, जो कि मोस्टली लाइकेनो या फिर यही लाइकेन जो है शैवाल और फंजाई दोनों ही से निर्मित होते हैं ना, तो लाइकेनो से ये बनाया जाता है। और आसुत जल इसका मतलब जो डिस्टिल वाटर होते हैं उसमें इसका जो रंग होता है वो नील शोड़ जैसा, माव जैसा इसका रंग देते हैं। फिलहाल के लिए जो लिटमस होता है वो अम्लीय अगर जो है सॉल्यूशन होगा, तो लिटमस पेपर जो होगा वो अगर लाल होगा अम्लीय, ठीक है, लाल जो है उसको नीला कर देगा, और सॉरी नीले को लाल कर देगा, और क्षारीय अगर होगा तो लाल को नीला कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया लिटमस पेपर के बारे में। क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है, इसकी पुष्टि हमें करनी है। आसुत जल जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, इसे साबित करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, लाल और नीला लिटमस लें, उसमें हम आसुत जल की कुछ बूंदें इसमें डालें, तो हम यही देखेंगे अगर उसमें रंग दोनों में ही किसी में भी चेंज हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी प्रकृति कैसे है। लेकिन अगर उसका रंग नहीं चेंज हो रहा है तो इससे यही क्लियर होता है कि वो उदासीन है। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो हमने अपाचन की प्रक्रिया यही बताई थी। उदासीनीकरण का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल था कि इसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसमें कुछ पदार्थ लिए जाते हैं जिसमें जो है मतलब कि जिसमें जो क्षारकीय पदार्थ जो है उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रम होता है उसके द्वारा, यानी कि अम्ल और क्षार इन दोनों की रिएक्शन के द्वारा
लवण बनता है, ठीक है, लवण बनता है, जल निकलता है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो यही जो प्रकरण, ये पूरा प्रकरण जो है वो उदासीनीकरण का है। इसके अलावा इसमें जो एग्जाम्पल था, जैसे कि HCl ले लिया और उसमें जो है क्षार NaOH जब मिलाया तो लवण हमारा क्या बना, NaCl बना, और इसमें जल निकला, H2O निकला और ऊष्मा निकल गई। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स, देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में है, जैसे नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। नाइट्रिक अम्ल जो है वो क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये नाइट्रिक क्या है, अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है, और एसिड हमेशा क्या करता है, नीले को लाल करता है, ना कि लाल को नीला करता है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्षार है, और क्षार हमें पता है कि वो लाल लिटमस को नीला कर देती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये बात सही है, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो ये भी बात सही है। और दंत क्षय जो होता है वो क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये गलत है। ये एसिडिटी के कारण, एसिड जो का रिसाव, जो जीवाणु जो उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं उनके, उससे जो है दंत क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में है कि दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी मृदु एकदम ठंडा पानी की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसना है। ठीक है, एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय चाहता है, तीसरा उदासीन चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी चाहिए। तो दोरजी सिंपल 2 मेथड यूज़ कर सकता है। पहला ये कि या तो वो जो जल उसके पास है उसको पी करके देख ले, तो स्वाद के अनुसार वो जो है पता कर सकता है कौन अम्लीय, कौन क्षारीय, कौन उदासीन है। और जो है दूसरा वो कि लिटमस पेपर का यूज़ कर सकता है कि तीनों में चेक करके देख सकता है। अम्लीय होगा तो उसका कलर चेंज होगा, क्षारीय होगा तो चेंज हो जाएगा, और उदासीन होगा तो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो मतलब कि इसको चेक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यहाँ पे हमें समझाना है कि ऐसा क्यों, जब आप अति अम्लता यानी हाइपर एसिडिटी से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं। ठीक है, एंटासिड वगैरह ये सब क्यों ली जाती हैं। तो चूंकि अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि प्रति अम्ल के बारे में हमने ये देखा था ना कि क्या होता है। तो अति अम्लता यानी कि हाइपर एसिडिटी जो होती है उसके दौरान हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत, उसकी लेवल बढ़ जाता है। एक प्रति अम्ल जो होता है वो एक क्षारक होता है। ठीक है, और ये जैसे कि जो पेट की जो एसिडिटी है उसको दूर करने के लिए जो क्षार यूज़ होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, दूधिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो क्षारक होता है ये अत्यधिक अम्ल के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को उदासीन कर देता है, और इस प्रकार जो है ये हाइपर एसिडिटी से जो है मतलब सुकून मिलता है, आराम मिलता है। इसके अलावा है जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलामाइन का सॉल्यूशन क्यों लगाया जाता है। चींटी के डंक से हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड निकलता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में ये अम्ल डाल देती है, और डंक के प्रभाव को खाने का जो सोडा या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है उससे मल करके हम उसके प्रभाव को उदासीन कर सकते हैं। ठीक है, और जो जिसमें ये जो कैलामाइन लोशन होता है इसमें क्या पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है, जो कि जो है ये फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को उदासीन कर देता है। लास्ट है कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने के लिए सबसे पहले उसे उदासीन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि कारखाने के जो अम्लीय पदार्थ हैं उनको पहले से ही क्षारीय पदार्थ मिला करके उदासीन किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर अम्लीय पदार्थ डायरेक्ट वहाँ छोड़ दिए जाएंगे तो जो समुद्र या जलाशय में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको बहुत नुकसान होगा, वो मर जाएंगे। ठीक है, इस वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले लिटमस पत्र को एक विलियन में डुबोया गया तथा यह नीला ही रहता है। नीले को नीले जो है किसी विलियन में डुबोया और वो नीला ही रहता है। विलियन की प्रकृति कैसी है, जाहिर है अगर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो विलियन जो होगा वो उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये कि 11 में है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ नहीं करता है। अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं। तो इनमें जो है सही स्टेटमेंट है वो है सिर्फ 4। ठीक है, ये वाला चौथा वाला जो है वो सही है। तो कैसे है इसे देख लेते हैं।
अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जो सूचक होता है उसके नेचर पर ही डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने देखा था हल्दी, और जो है अलग अलग हल्दी का देखा था, गुड़हल का देखा था कि कुछ था जो जिसमें अम्ल का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था, कुछ था उसमें अलग ही रंग दे रहा था। तो ये उनके जो प्रकार, जैसा प्रकार होगा उसी पर ही निर्भर करता है। इस वजह से जो चौथा है वो सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो में लगभग सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की हैं, और इस पूरी वीडियो को अच्छे से, मतलब इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। लगभग इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा जो छठा चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।